ये पोस्टर नहीं, हमारी कंपनी का डेथ सर्टिफिकेट है। शिखर के बगल में खड़ा रवि ये कहता है। शिखर हैरान होकर पोस्टर को देखे जा रहा है। शीना भी पोस्टर पढ़ते हुए कहती है, अब ये कौन है जो इस गांव में दूसरा चिटफंड खोलना चाहता है? शिखर को समझ नहीं आ रहा अब वो क्या बोले। उसे ये बात पता थी कि इस गांव में अगर दूसरा चिटफंड जैसे ही खुलेगा, जो लोग सोच भी रहे थे उसके साथ जुड़ने का, वो भी उसकी बदनामी के कारण अब दूसरे चिटफंड के पास चले जाएंगे। बबीता ध्यान से पोस्टर पढ़ते हुए कहती है, आज ही इनका उद्घाटन समारोह होने वाला है, थोड़ी देर में वहीं रजत के मैदान पर, वहीं जहां हमने अपने चिटफंड का उद्घाटन समारोह किया था। और शिखर कहता है, हमें भी चलकर देखना चाहिए आखिर चल क्या रहा है। और सभी उस मैदान की ओर बढ़ जाते हैं। मैदान के पास जैसे ही सब पहुंचने वाले होते हैं, ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज मैदान के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। बच्चे से लेकर बूढ़े सभी गांव वाले वहां खड़े हैं। ये देख रवि कहता है, अब तक इतने दिनों में हमने जितने गांव वाले नहीं देखे, उससे ज्यादा गांव वाले आए हैं इस कार्यक्रम को देखने। शिखर और टोली भी अंदर जाते हैं और उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू होता है। इस कार्यक्रम में सरपंच बैठा हुआ है मुख्य अतिथि बनकर। उठकर आता है और माइक हाथ में लेते हुए अपना भाषण शुरू करता है। भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि इस गांव में पिछले कुछ दिनों से कुछ विदेशी तथ्यों की वजह से इस गांव की शांति भंग हो चुकी है। इसी बीच हमारा अपना विपिन मेरे सामने एक प्रस्ताव लेकर आया कि क्यों ना इन विदेशी तथ्यों को वापस भेजने के लिए कुछ किया जाए, और मेरे सामने गांव का अपना एक चिट फंड खोलने का प्रस्ताव रखा, भीमपुर चिट फंड के नाम से। मुझे भी ये ख्याल बहुत पसंद आया। आप सबकी तरह मैं भी परेशान हो गया हूं गांव में जो भी हो रहा है, इसीलिए मैंने विपिन के इस नेक काम में उसका सहयोग देने का निर्णय किया है। शिखर और उसकी टोली ये सब देखे जा रहे हैं। विपिन भी मंच पर आता है और अपना भाषण देकर आखिर में यही कहता है कि मैंने ये चिटफंड बस इसलिए खोला है कि गांव वालों का थोड़ा भला कर सकूं। इन विदेशी तथ्यों को यहां से भगाने का यही एक तरीका है। तो इस काम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी गांव वाले मेरा सहयोग दोगे। और सरपंच के इशारे पर सभी गांव वाले नारे लगाने लगते हैं, हमें विपिन पर पूरा विश्वास है। इन नारों की आवाज सुन शिखर को मानो इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि विपिन ये जंग शुरू होने से पहले ही जीत गया है। सभी वहां से वापस लौटने का फैसला कर आगे बढ़ते हैं। रवि भी निराश हो कहता है, इन्हें बताओ जरा, हम भारतीय ही हैं, तब से हमें बिना मतलब के विदेशी बोले जा रहे हैं। ये सुन एक पल के लिए सब हंसते हैं, मगर अगले ही पल उनके चेहरों से ये हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि सरपंच उनके सामने आ खड़ा हो जाता है और शिखर से पूछता है, कौन हो तुम? शिखर हैरान हो पलटकर पूछता है, क्या मतलब? सरपंच आंखें ऊपर करते हुए कहता है, इंस्पेक्टर से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि तुम जो दिखते हो वो हो नहीं। फिर कौन हो तुम और कैसे निकल गए पुलिस थाने से इतनी जल्दी? कुछ तो राज है। शिखर सरपंच की बातें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सरपंच पीछे से कहता है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन। शिखर और टोली घर में बैठे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। शीना माथे पर शिकन लिए कहती है, अगर सरपंच ना होता तो थप्पड़ लगा दिया होता मैंने अब तक उसे। हमसे हमेशा ऐसे पेश आता है जैसे कोई सौतेला बाप हो, और उस विपिन की तो ऐसे प्रशंसा कर रहा था मानो वो कोई नायक हो। शिखर भी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, विपिन के लिए गांव वालों का उत्साह देखकर तो यही लग रहा है कि विपिन को हमसे आगे निकलने में और अपने चिटफंड के लिए पैसे इकट्ठे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसने 1 महीने भी अपना ये चिटफंड सही से चला लिया, बोली लगवाकर अगर लोगों के पैसे वापस कर दिए, तो फिर उसके रहते हमें कभी अपने चिटफंड के लिए पैसे नहीं मिलने वाले। बबीता हिचकिचाते हुए कहती है, कोई दूसरा तरीका अपनाना है क्या?
मुसीबत पड़ने पर हर व्यापारी कोई न कोई अनैतिक तरीका अपनाता ही है। हमारे पास पैसे हैं, जैसे हमें झूठे बदनामी के चक्कर में फंसाया गया है, वैसे ही हम भी उस विपिन के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। शिखर अपना सर हिलाते हुए कहता है, अपने इस मकसद में कामयाब होने के लिए मैं कोई अनैतिक तरीका नहीं अपनाने वाला। रवि भी बबीता का पक्ष लेके कहता है, वैसे गलत क्या है ऐसा कुछ करने में? हमारे साथ भी कब से यही हो रहा है। बबीता जोर डालते हुए कहती है, एक व्यापारी को अगर कभी कुछ अनैतिक करना पड़े तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। शीना भी आगे बढ़ते हुए कहती है, हमने आज तक जो भी किया उसमें हमें कामयाबी बस इसलिए मिली है क्योंकि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते आ रहे हैं हम। शिखर अब तक तो अपने फैसले पर अटल है, मगर अगले ही पल बबीता उसे ऐसा कुछ कहती है कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बबीता शिखर की आंखों में आंखें डाल कहती है, अगर तुम्हें अपने घर वालों के कातिल का नाम जानना है तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, और वो ये है। ये सुन शिखर भी सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे अपनी जिद और अपने उसूल छोड़कर ये रास्ता अपना लेना चाहिए। शिखर दुविधा में फंसा हुआ है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, मुझे थोड़ा समय दो। अगर कल सुबह तक मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो हम बबीता के कहे मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। और इतना बोलकर शिखर कमरे से निकल जाता है। शिखर थोड़ी ताजी हवा लेने घर से निकलता है तो देखता है सुलोचना ताई वहीं पर बैठी हुई है। और तब तक आप मेरे सर की मालिश कर दो। ताई भी शिखर की जिद के आगे हार मान उसकी चंपी करने लगती है। मगर जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, दोनों के चेहरे की हंसी गायब होती जाती है, क्योंकि जिसकी राह ताकी जा रही है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ताई झिझकते हुए कहती है, बेटा, क्या तेरा मोबाइल मिल सकता है? एक फोन करना है, जानने के लिए कि वो वहां से निकले भी हैं या नहीं। मेरे फोन का बैलेंस खत्म है। शिखर तुरंत अपना फोन ताई के हाथ में थमा देता है और ताई अपने मोबाइल से नंबर देखकर शिखर के फोन में डायल करती है। शिखर देखता है बात करते हुए ताई के चेहरे से सारी हंसी गायब हो चेहरे पर एक चिंता छा गई है। शिखर भी ताई के लिए परेशान हो रहा है। जिसने उसके लिए इतना किया, उन्हें ऐसे परेशान देख शिखर के मन में भी एक घबराहट पैदा होती है। ताई फोन रख शिखर से कहती है, वो वहां से दोपहर को ही निकल गए थे, अब तो रात होने को आई है और अब तक। ताई पल्लू से अपना मुंह ढक लेती है। उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। शिखर उन्हें संभालते हुए कहता है, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है जिस बस से आ रहे थे वो पंचर हो गई हो या रास्ते में कुछ और रुकावट आ गई हो। मगर सुलोचना ताई के आंसू तो चिंता के मारे रुक ही नहीं रहे। शिखर उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और उन्हें ढूंढ कर लाता हूं। तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। ताई आवाज सुन कहती है, ये तो नरेश की आवाज है, हमारा पड़ोसी। और जाकर बाहर उनसे बात करती है तो नरेश कहता है,
मैंने आते हुए शायद ज्ञान दादा को चौक के नाले में गिरा हुआ देखा है। नशे में धुत थे वो। मैंने उठाने की कोशिश की मगर वो मेरी बात कहां मानने वाले। ताई नरेश का शुक्रिया अदा कर कहती है, मैं अभी जाती हूं उन्हें लाने। और शिखर ताई के साथ चौक की ओर बढ़ जाता है। दोनों वहां पहुंच देखते हैं तो सच में ज्ञान दादा नाले में पड़े हुए हैं। वहां आसपास लोग तो कई हैं मगर सब उन्हें नजरअंदाज करके अपनी मौज में ही लगे हुए हैं। शिखर भागते हुए ज्ञान दादा को नाले से उठाता है और उन्हें बगल के एक हैंडपंप के नीचे बैठा साफ करता है। फिर अपने कंधे पर सहारा देते हुए ज्ञान दादा को ताई के साथ वापस ले जाने लगता है। ज्ञान दादा अभी भी नशे में बेहोश ही हैं। मुंह पर पानी मारने का कोई भी असर नहीं हो रहा है। सुलोचना ताई ज्ञान दादा को कोसते हुए शिखर का धन्यवाद करती है। शिखर बात बदलते हुए पूछता है, क्या ज्ञान दादा हमेशा से ही ऐसे ही थे? ये सवाल सुन ताई एक पल के लिए शांत हो जाती है और फिर एक धीमी सी आवाज में जवाब देती है, पहले तो मेरी जिंदगी का रोना यही था कि कुछ नहीं करते ये, ना नशा ना कुछ, एकदम सीधे साधे से थे, आदर्शवादी। और अब देखो इस नशेड़ी को। तब गर्व से सबके सामने कहती थी कि ये मेरे पति हैं और अब तो इन्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। ये सुन शिखर दंग रह जाता है और पूछता है, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसने इन्हें इतना बदल दिया? ये बात सोचते हुए ताई की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। वैसे तो ताई ने इस बारे में कभी किसी से भी बात करना छोड़ दिया था मगर शिखर को इस बारे में बताने से अपने आप को रोक नहीं पाई वो। सुलोचना ताई की आंखों से आंसू की एक धार बह चलती है और वो कहती है, एक दुर्घटना में हमारी इकलौती बेटी की मौत हो गई थी और उस दुर्घटना के लिए ये अपने आप को कोसने लगे जबकि इनकी गलती भी नहीं थी। और उस दिन मेरी बेटी से लड़ भी लिया था इन्होंने और आज तक उस पछतावे की आग में जल रहे हैं। मैं इन्हें समझाते हुए हार मान गई मगर इन्होंने उस दिन जो अपने आप को कोसना शुरू किया था वो आज तक बंद न हुआ। शिखर कुछ देर सुलोचना ताई से और बातें करता है। ताई अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ये हमेशा से एक ही बात कहते थे मुझे, अपनी बेटी की शादी कोई ऐसे से करना है जो हमारी अर्थी को कंधा दे सके, मगर अब तो। ये बोल ताई फूट फूट कर रोने लगती है और शिखर उन्हें शांत कराते हुए कहता है, क्या मैं आपके बेटे से कम हूं? मैं भी आपका बेटा ही हूं ना ताई। मैं हर वो फर्ज निभाऊंगा जो आपके बेटे को निभाना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए। ये सुन ताई शिखर को कसकर गले लगा लेती है और रोना जारी रखती है। शिखर उन्हें कुछ देर रोने देता है। फिर ताई जैसे ही शांत होती है उन्हें बेड पर लेटाकर शिखर वापस अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। शिखर के मन में ताई की बातें घूम रही है, कैसे वो भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे शिखर अपने चाचा की मौत के बाद से गुजर रहा है, किसी अपने को खोने का दर्द। शिखर सोने तो जाता है मगर रात भर उसे नींद नहीं आती। कब सुबह हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और थोड़ी देर बाद शिखर और सभी तैयार होकर साथ बैठ वापस अपनी चर्चा शुरू करते हैं। बबीता शिखर से पूछती है, बताओ फिर क्या फैसला लिया तुमने? मिला कोई रास्ता या? शिखर सर झुकाते हुए कहता है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। रवि शिखर की ओर बढ़ते हुए कहता है, फिर तो इसका एक ही मतलब है। तभी अचानक से बाहर से किसी की भागकर आने की आवाज आती है। सब उस ओर देखते हैं तो सुलोचना ताई वहां हांफते हुए खड़ी है और कहती है, गजब हो गया, तुम मानोगे नहीं क्या हुआ है। और सुलोचना ताई आगे जो कहती है उस उन सभी को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि हमें इस गांव से अब एक पैसा नहीं मिलने वाला है चिटफंड के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या शिखर अपने उसूलों को छोड़ कोई अनैतिक रास्ता अपनाएगा या शिखर को हार मान वापस लौटना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।